चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आपका दूसरा चैप्टर लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम लोग विद्युत के बारे में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये आपका विद्युत चैप्टर रहा, उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए सामने। कहता है कि स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में होता है। तो विद्युत में, स्थिर विद्युत में, है ना, यानी कि वो स्थिर रहना चाहिए। तो स्थिर, जैसे ही स्थिर का बात कर रहा है तो उसमें कैसा रहेगा बाबू, कैसा रहेगा, वो भी स्थिर रहेगा, है ना। आवेश भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, एक हो गया, यानी कि ऑप्शन ए विराम अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे और यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो एक आपका सही आंसर हो गया। गति में कब रहेगा, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी रखे हैं जो गति से रिलेटेड है। कहता है कि विद्युत धारा में आवेश रहते हैं, विद्युत धारा में आवेश रहता है। तो याद रखिएगा कि जहाँ भी धारा का बात होगा तो धारा को हम लोग बोलते ही हैं कि ये आवेश का प्रवाह है। किसका प्रवाह है, आवेश का प्रवाह को ही, आवेश का प्रवाह जो है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश का प्रवाह होगा, प्रवाह होने का मतलब क्या रहेगा कि वो गति में रहेगा। किस में रहेगा बाबू, गति में। तो ऑप्शन ए विराम अवस्था में नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना जी, विराम अवस्था में नहीं होगा, ठीक है। किसी भी अवस्था में रह सकता है, मनमर्जी थोड़े है, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, गति में। किस में रहेगा, गति में, है ना। किस में रहेगा बाबू, ये गति अवस्था में रहेगा। यहाँ पे गलती से मति हो गया है, इसको याद इसे इस तरह से लिख लीजिएगा, ये किस में रहेगा, गति में, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गति में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर ऑप्शन पे आएंगे। तो कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा को पहले हम लोग आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आई से। और आई बराबर क्या होता है बाबू, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या होता है, क्यू बाई टी। और क्यू को हम लोग, क्यू का जो मात्रक होता है कूलम। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम। और टाइम का मात्रक क्या होता है, तो टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका हो गया कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि आई का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब पर सेकेंड। और कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग ए के नाम से जानते हैं, और ए को हम लोग पूरा नाम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एम्पियर, है ना। तो ए का पूरा नाम क्या हो गया, एम्पियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि सेल के बाहरी ध्रुव, सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है। तो धारा जो भेजता है, मान के चलिए कि जो सेल है, तो इस तरह का आपका सेल जो होता है वो बना रहता है ना। कोई भी परिपथ होगा, मान लीजिए ये आपका एक परिपथ है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सेल लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग सेल लगाते हैं, है ना। ये आपका ऐसे हो गया, और ये, तो ये सेल लगाते हैं तो एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो जो सेल में जिस प्लेट से भेजा जाता है धारा, वो प्लस की तरफ से भेजा जाता है। किसकी तरफ से भेजा जाता है, प्लस की तरफ से। इसका इस तरह से डायरेक्शन होता है। तो प्लस ध्रुव यानी प्लस पोल वाले से, यानी कि घन ध्रुव, प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, घन। तो ये घन ध्रुव से, यानी कि ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका बाबू कि विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो अभी तो हमने आपको समझाया जी कि विद्युत धारा किधर से किधर होगा। तो अभी जस्ट आपको हमने बताया कि इस तरह से बैटरी का जो समूह होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और ये आपका मान के चलिए कि परिपथ बन रहा है। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, आपको बीच में मन करे तो आप यहाँ पे स्विच भी लगा सकते हैं। और ये आपका प्लस है और ये माइनस है। तो जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इधर से प्लस यानी कि घन से लेकर के ऋण तक होता है, यानी कि घन वाले टर्मिनल से
ऋण ऋण वाले टर्मिनल तक जाता है, यानी कि पॉजिटिव से कहाँ जाता है, निगेटिव। कहाँ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक चीज समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा जब उसको हम लोग कंसेप्ट को देंगे। तो आपको इस बात पे क्लियर रहना है कि जो बातें बोला जा रहा है उस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है और बहुत अच्छे से उस बात को भी क्या करके चलना है, समझते हुए चलना है, ताकि आपको जब वो चीज़ समझाया जाए तो वो अगर अगले क्वेश्चन में आने वाला है तो वो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाप के प्रवाह को क्या कहा जाता है। आवेश के प्रवाह, आवेश का प्रवाह जो है, आवेश का प्रवाह का मतलब होता है, आवेश का मतलब क्या हो गया बाबू, क्यू हो गया। क्यू जो प्रवाह कर रहा है प्रति टाइम, प्रति एकांक समय, यानी कि क्यू बाई टी। किसका फॉर्मूला है, क्यू बाई टी जो फॉर्मूला है वो आई का है। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। और आई को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो बताइए कि Q बाई टी किसका फॉर्मूला है, विद्युत विभव का है, नहीं। विद्युत प्रतिरोध का है, नहीं। किसका है, विद्युत धारा का, है ना। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तर विद्युत धारा। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन कहता है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखने में गड़बड़ है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं सही से कि क्या ऑप्शन होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। दूसरा ऑप्शन जो है वो है 4.32 इंटू 10⁻27। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 6 इंटू 10⁻18। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है बाबू, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे कि इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो उसका एकदम अगर फिक्स्ड वैल्यू का हम लोग बात करें तो उसका फिक्स्ड वैल्यू होता है 6.25, 6.25 इंटू 10⁻18। लेकिन यहाँ पे 6.25 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, उससे मिलता जुलता वैल्यू दिया है 6 इंटू 10⁻18, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि किसी विद्युत लैंप में, ये आपका न्यूमेरिकल है बाबू, कि किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। अगर लैंप को 3 घंटे तक प्रकाशित किया गया तो उसमें आपको क्या बताना है, क्या बताना है, आपको आवेश बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप कि आई का वैल्यू दिया गया है कि 0.4 एम्पियर है, और यहाँ से टाइम का भी वैल्यू दे दिया गया है, टाइम का वैल्यू 3 घंटा दिया है। तो 3 घंटा को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 × 60 से गुना करना पड़ेगा। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो Q बराबर जो फार्मूला हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आई टी। तो आई गुने टी, जब इसको गुना कीजिएगा तो 3600 और 3 108, और 108 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो जो आपका वैल्यू आएगा वो अप्रोक्स आएगा कितना, 432 कूलम, 4320 कूलम। वही 432 पे जीरो लगेगा, यानी कि आपको 4320 कूलम के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर वो हो जाएगा बाबू, आपका आंसर 1। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब की तंतु में इतना एम्पियर विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, न्यूमेरिकल बनाना भी सीखेंगे, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। विद्युत धारा कहने का मतलब कि आई का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर। कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, है ना। और ये कितने समय के लिए है, तो टाइम अगर देखा जाए बाबू तो टाइम आपका 10 मिनट है। अगर 10 मिनट को आप सेकंड में गुना चेंज करेंगे तो 10 × 60 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो कहा कि विद्युत परिपथ में आवेश, यानी कि Q का मात्रा फिर से पूछा है। तो Q बराबर क्या होता है, I गुने टी। आई गुने टी कहने का मतलब 0.5, और गुने कितना हो जाएगा 10 × 60,
जो हमारा है ना। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ आएगा 10, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, और 60 में जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300 कूलम, यानी कि 300 कूलम। देखिए आपका न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया, और इस न्यूमेरिकल को ध्यान देना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो जो लोग नहीं भी पढ़े हैं कभी न्यूमेरिकल को, उनको भी एकदम क्लियर क्लियर ये सब चीज़ें समझ में आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस तरह के लोहे का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए तो, कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस तरह के लोहे का या किस तरह के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब बातें याद रखने वाला है कि नरम लोहा का प्रयोग करके विद्युत चुम्बक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। अरे तरीके, कितना अच्छा क्वेश्चन है जी। अभी हम आपका डायग्राम बना रहे थे कि ये मान के चलिए कि ये जो डायग्राम है ये आपका बैटरी हो गया, है ना। इसी तरह का ना बना रहे थे, ये हो गया, और ये आपका ये पूरी तरह से पथ एक बन गया जिसको हम लोग परिपथ कहते हैं। तो ये जो सतत और बंद, सतत और बंद कहने का मतलब कि स्विच ऑन है, क्या है इसमें, स्विच ऑन है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू, विद्युत धारा पथ नहीं कहेंगे, विद्युत विभव पथ नहीं कहेंगे, विद्युत शक्ति पथ नहीं कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। क्या कहेंगे बाबू, विद्युत परिपथ, है ना। तो विद्युत परिपथ का डेफिनेशन ही कहता था कि जिस पथ से होकर विद्युत एक जगह से दूसरे जगह जाता है या जा सकता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की चाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, कि विद्युत धारा की जो चाल के संबंध में, विद्युत धारा और प्रकाश की चाल तो दोनों एक समान होता है, विद्युत धारा हो या प्रकाश की चाल हो, दोनों का दोनों क्या होता है बाबू, एक समान होता है। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, दोनों एक समान होंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, जहां समझ में नहीं आए वहां बताइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति क्या कहलाता है। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है, ऑप्शन इसका और दो नीचे है। एमीटर विद्युत धारा को नापता है जी, मीटर डिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर क्या है, ये भी विद्युत धारा प्रेजेंट है किसी चीज में कि नहीं, इस चीज का पता लगाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न कौन करता है, जनरेटर। कौन, जनरेटर, यानी कि जनित्र, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, जनित्र बोलेंगे, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे ही कोई दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए इतना बल उत्पन्न करता है, तो वह धारा क्या है। यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 है बाबू, है ना। इसको अच्छे से देखिएगा तो क्या है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 है। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 7, तो इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आता है। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 वाले को अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि 1 एम्पियर आंसर आएगा। कितना एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर। अगर ये 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 का बल लगाया जा रहा है तो वहाँ पे विद्युत धारा कितना उत्पन्न होगा, 1 एम्पियर उत्पन्न होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ है, तो विद्युत परिपथ में दो चीज जुड़ा रहता है बाबू, याद रख लीजिएगा। एक मान लीजिए ये आपका विद्युत परिपथ है, बार बार हम इसका डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको कभी बनाने के लिए आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ये मान लीजिए विद्युत परिपथ है, यहाँ पे बल्ब आप लगा लीजिए, यहाँ पे आप स्विच लगा लीजिए। अगर आपको दो चीज जोड़ने के लिए बार बार पूछता है क्वेश्चन में, एक पूछेगा कि एमीटर को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, एमीटर को, एमीटर,
और दूसरा किसको जोड़ना रहता है, वोल्ट मीटर को। किसको जोड़ना होता है, वोल्ट मीटर को। तो याद रखिएगा, जब भी एमीटर जोड़ना होगा, एमीटर जोड़ना होगा तो श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी में। और जब वोल्ट मीटर जोड़ना होगा तो जब भी जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, समानांतर जोड़ेंगे। तो याद कीजिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को कैसे बच्चा, समानांतर में, है ना। या पार्श्व बंध जो बोला है वो समानांतर को ही पार्श्व बंध बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी एमीटर को जोड़ने का बात करेगा तो एमीटर को हम लोग किस में जोड़ेंगे बाबू, श्रेणी क्रम में। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेल का, अच्छा ये शॉर्ट लिखा गया है ना, तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा डायरेक्ट आप लोग कि उसके संबंध में एक अभिकर्ता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। अच्छा, धातु में कौन प्रेजेंट होता है जिसके कारण, जैसे दो चीज हो गए, मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, एक क्या हो गया, ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया। आपको एकदम आज कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया और ये दूसरा जो हो गया ये लोहा का टुकड़ा हो गया, या कोई भी धातु का टुकड़ा हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये और ये दो चीज हो गए। तो ऊपर वाला क्या है बाबू, अधातु है। कोई भी चीज, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, कुछ भी, तो ये क्या है, अधातु है ना। और दूसरा वाला नीचे वाला क्या है बाबू, वो धातु है। तो ध्यान दीजिएगा, धातु हो या अधातु हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दोनों में एक अंतर होता है बाबू। वो क्या अंतर होता है कि जो धातु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा गति अवस्था में रहते हैं, मुक्त होते हैं, और ये गति करते रहते हैं, जिसके कारण जब भी इनको करंट यहाँ से दिया जाता है तो ये इसको पास करता है, 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 और ये विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इसीलिए इनको सुचालक कहा जाता है, या इनको क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है, ठीक है। जबकि अगर लकड़ी में देखा जाए या अधातु में देखा जाए तो जो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्थिर होता है। अगर आप इसको करंट भी देते हो तो ये अपने तक सीमित रखता है, आगे पास नहीं करता है, जिसके कारण अधातु विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह पास नहीं कर पाता है, और वो क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है, यानी कि बैड कंडक्टर कहलाता है। तो कहा कि धातुओं में धारा वाहक कौन होता है, तो धातु में धारा किसके कारण होता है बाबू, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही वो चीज है जिसके कारण धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एक बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम प्रवाहित हो रही है, 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। देखिए, Q का मान दे दिया है, यहाँ पे Q का मान दे दिया है, Q का मान दे दिया है 120 कूलम, 120 कूलम, और टाइम दिया है एक बल्ब से मिनट में, यानी 1 मिनट टाइम दे दिया है जी। तो टी का वैल्यू कितना दे दिया, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। और आपसे बोला कि विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, क्यू बटा टी। तो आई बराबर क्यू बटा टी, तो 120 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 60। तो ये कितने बार में कटेगा, 2। तो 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। ऑप्शन ए तो 1 एम्पियर है, दूसरा देखते हैं कोई है, हाँ ये रहा है आपका 2 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 2 एम्पियर। क्लियर है। बस आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, कि आई बराबर क्या होता है, क्यू टी। आई बराबर क्यू टी, यानी कि चार्ज बटा समय, ठीक है। नेक्स्ट, कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो अभी तो बताए थे कि ये अगर मान के चलिए कि ये आपका धातु है, तो धातु के अंदर अगर प्रवाहित हो रहा है धारा, तो उसमें जो गतिशील कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो यही ई कर रहा है। ई बोले तो बाबू इलेक्ट्रॉन, है ना। ई बोले तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, है ना।
ई बोले तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा जवाब, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन आ गया कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होता है। तो अगर कांच का छड़ रहेगा तो कांच के छड़ के द्वारा बाबू जो आवेश उत्पन्न होता था वो घन आवेश होता था। कैसा होता था, घन आवेश। ये भी बात याद कर लीजिएगा, अगर कांच का छड़ रहेगा तो जो उत्तर होगा बाबू वो क्या होगा, घन आवेश होगा। अगर यही इवानोट रोड रहेगा तो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो याद रख लीजिएगा कौन सा होगा, घन आवेश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऊन पर एवनोट रोड को, एवनोट छड़ को अगर रगड़ा जाएगा तो वहां पे अगर घन आवेश था तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बाबू आपका, ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। तो याद रख लेना है। ठीक है, आपका कौन होगा, ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कहता है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित वस्तु है, यानी कि मान के चलो कि एक यहाँ पे चार्ज है आपका Q, है ना, ये तो P लिखा गया ना जी। आपका चार्ज है यहाँ पे Q और एक चार्ज है यहाँ पे Q। तो दोनों के बीच कोई ना कोई बल बल लगता है। और इस बल, कौन सा बल लगता है, कैसे लगता है, क्या उसका फार्मूला होता है, इसके बारे में बताने वाले जो आदमी हैं उनका नाम कूलम था। इसीलिए इस नियम को हम लोग फराडे का नियम नहीं कहेंगे, एम्पियर का नियम नहीं कहेंगे, ओम का नियम नहीं कहेंगे। तो किसका नियम कहेंगे बाबू, तो कूलम साहब ने चार्ज के बारे में बताए थे जी। तो ये चार्ज के बारे में किनका होगा, कूलम साहब का लॉ होगा। और ये कूलम्स लॉ ही बताएगा, कूलम्स का नियम ही बताएगा चार्ज के बारे में। वो कुछ फार्मूला दिए थे, वो बोले थे कि जो एफ का वैल्यू होगा वो के बराबर होगा के इंटू Q1 बटा Q2 बटा जो उसके बीच का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। तो ये इसी को हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं बाबू, कूलम्स लॉ कहते हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़े। अच्छा देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो कूलम का उत्पन्न नियम। ये पूरा ऑप्शन गलत है। वही जो अभी हम आपको बताए थे, कि क्या बताए थे वो, कि जो f का वैल्यू होता है वो k गुने Q1 गुने Q2 अब बटा जो उनका दूरी होगा उस दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी को हम लोग कूलम्स का नियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। आप 12th में जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए भी आएगा कि प्रूफ कीजिए कि कूलम्स का लॉ क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूलम के नियम में के क्या है। तो कूलम के नियम जो अभी हम लोग लिखे थे, कूलम का नियम क्या लिखे थे, याद कर लेना है। कूलम का नियम लिखे थे के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, जिसमें के क्या है, तो के एक समानुपाती स्थिरांक है ना। यानी कि ऑप्शन आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये एक समानुपाती है, समानुपातिकता को दिखाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सदृश दो सदिश सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। सदृश बोले यानी कि एक ही जैसा, है ना, सेम। अगर अंग्रेजी में इसका बात करें बाबू तो एक जैसा चार्ज, एक जैसा या एक समान रहेगा। मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। अगर सेम रहेगा तो एक दूसरे को धक्का देगा, तो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। यानी कि एक दूसरे को धक्का देगा, तो प्रतिकर्षण, आकर्षण तो नहीं करेगा। कोई ना कोई तो बल लगबे करेगा जब दो गो चार्ज है तो कौन सा बल लगेगा बाबू, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। अगर यही एक प्लस रहता और दूसरा क्या रहता बाबू, माइनस रहता, एक प्लस रहता और दूसरा क्या रहता, माइनस रहता, या ये माइनस रहता और ये प्लस रहता,
तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ क्या करता, खींचता, तो इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण बल। लेकिन दोनों एक समान है, जिसके कारण कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजातीय। विजातीय का मतलब हो गया दोनों अलग अलग, अभी समझाए थे एकदम आपको जस्ट। विजातीय का मतलब क्या हो गया कि एक प्लस और एक माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, तो ये एक दूसरे को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये उसको अपने तरफ खींचेगा, है ना। आप लोग तो देखे ही होंगे, बस स्टैंड में जाते हैं, अगर बस पे आप बैठे हैं, अगर जेंट्स कोई बैठा है और कोई जेंट्स सीट मांगे, उसको नहीं देगा, लेकिन अगर कोई लेडीज आके खड़ी हो जाए, फटाक से उसको सीट दे देगा। तो ये क्या है बाबू, प्लस माइनस के बीच में जो बल लगता है, वो कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल, है ना। कौन सा बल लगता है बाबू, आकर्षण बल। ठीक है, देखते हैं इसको, इस तरह से कर देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब दोनों सेम जाति के होंगे, सजाति रहेंगे तब। विजाति रहेंगे तो आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू, कहता है कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान घन और ऋण आवेश से अवशोषित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो जब समान ऋण है, यानी कि समान मात्रा में प्लस भी है और समान मात्रा में माइनस भी है, तो वहाँ पे आवेश ना तो बर्बाद होगा ना तो कुछ होगा, है ना। तो उसको हम लोग आवेश का संरक्षण का नियम कहेंगे। किसका नियम कहेंगे, आवेश के संरक्षण का नियम कहेंगे। यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि क्या प्रोटॉन आवेशन प्रकरण में भाग लेता है, यानी जो आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसमें प्रोटॉन भी भाग लेता है। तो एकदम नहीं, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, सिर्फ कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। प्रोटॉन किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लेता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, नाभिकीय ऊर्जा में नहीं, गतिज ऊर्जा में नहीं, सौर ऊर्जा में नहीं। तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में कुछ न कुछ उसका भाग खर्च होता है। तो किस में खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सब क्लियर होते जा रहा है ना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ काट के समय में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है। ठीक है, आवेश का वैल्यू दे दिया कि क्यू प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान क्या होगा, बताइए। इसको कितना बार से हम बता रहे हैं, 2-3 बार तो बता चुके हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, आई बटा टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई बटा टी, है ना। क्यू बराबर क्या होता है, आई बटा टी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यू बराबर आई, आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, एक ही प्रकार का न्यूमेरिकल कितने जगह पे क्या किया है, पूछा है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है खनिज अम्ल और जलीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है। तो चालक कहा जाता है, लेकिन चालक धातु को कहा जाता है, अधातु को कहा जाता है जो सॉलिड होता है। अचालक तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही बोला है कि विद्युत का चालक है। विद्युत अपघटन नहीं, अपघट्य कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये बताना है। तो इसका गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है, जो बैटरी होता है उसमें। औद्योगिक यानी कि कंपनी, औद्योगिक कारखाना में भी होता है। तो इसका जवाब जो होगा वो दोनों हो जाएगा बाबू, कि दोनों जगह पे होता है। कंपनी कारखाने में भी होता है और ऑटोमोबाइल में भी होता है। तो आप इसका आंसर सी मारेंगे। ठीक है, चलिए टोटल 50 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 32 नंबर पे आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं।
दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या हो जाता है। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, दे रहा है तो अमीर अमीर आदमी के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस। और प्लस का मतलब क्या होता है, घनावेशित। प्लस का मतलब क्या होता है बाबू, घनावेशित। तो याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, दे देगा, तो कैसा चार्ज लगेगा, प्लस। और जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कैसा चार्ज लगेगा, माइनस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेने वाला गरीब, गरीब के ऊपर कौन सा साइन लगा देना है बाबू, माइनस, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। अगर देता तो क्या हो जाता, घनावेशित। अगर लिया तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विद्युत रोधी कहलाते हैं बाबू। क्या कहलाते हैं, जो आसानी से हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, बार बार आ रहा है और आपको इसमें समझ डेवलप करना होगा, तभी जा करके आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किस स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। अच्छा, यानी कि लगातार अगर धारा आप उत्पन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल लगा दीजिए, और वो सेल कौन सा सेल होना चाहिए, तो वोल्टीय सेल होना चाहिए। कौन सा सेल होना चाहिए, वोल्टीय सेल होना चाहिए, है ना। तो वोल्टीय सेल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा, वोल्टीय सेल, है ना, वोल्टीय सेल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो एमीटर से एम्पियर को नापा जाएगा। एमीटर से किसको नापा जाएगा, एम्पियर को। और एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता था बाबू, आई का। और आई का मतलब कुछ होता है, धारा। आई का मतलब क्या होता है, धारा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि धारा को किससे नापा जाता है, आमीटर से। और वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, वोल्टेज। एक बात और हम लोग पढ़े थे कि एमीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा कैसा जोड़ा जाता है, समानांतर में। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें एग्जाम में बड़ा बन जाएगा और आपका नंबर कटने के लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति का जांच करता है। तो विद्युत धारा का उपस्थिति का जांच करने के लिए तो आप कभी दुकान उकान में गए होंगे, तो एक इस तरह का बॉक्स टाइप का रहता है, और उसमें यहाँ पे बीच में ऐसे इंडिकेटर लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे दो तरह के उसमें एक ब्लैक और एक रेड रहते हैं। और इसमें जो भी आप टीवी लेकर के गए हो या कोई चीज़ लेकर के गए हो, दोनों तार को इसमें लगा देता है। तो ये इंडिकेटर जो है वो हिलने डुलने लगता है। तो ये इंडिकेटर जो हिलने डुलने लगता है तो वो बताता है कि इसमें विद्युत है कि नहीं। तो उसको हम लोग मोटर कहते हैं। क्या बात है जी, मोटर से कहीं विद्युत धारा चेक होता है, नहीं ना। जनरेटर, जनरेटर से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक ना। वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज नापते हैं। तो किसके द्वारा चेक करेंगे, तो ग्लैवेनोमीटर की मदद से। कौन से यंत्र से, ग्लैवेनोमीटर से हम लोग चेक करते हैं कि आपका क्या है, करेंट, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए उपस्थिति को चेक करते हैं। एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा का मतलब है, एम्पियर घंटा का मतलब है क्या बाबू, कि एम्पियर ऊपर रहेगा। यानी कि एम्पियर का मतलब पहले समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि आपको आई का वैल्यू है, और गुने घंटा मतलब टाइम का वैल्यू है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बताए थे कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो ये क्यू यहीं रह जाएगा, इधर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, आई टी। और आई को किस में नापते थे, एम्पियर में। और टाइम को किस में, सेकेंड में लेते थे, लेकिन इसको घंटा में भी ले सकते हैं। तो एम्पियर घंटा किसका यूनिट है, क्यू का। और क्यू का मतलब कुछ ही होता है, शक्ति।
है? नहीं। क्यू का मतलब ऊर्जा होता है ना। क्यू का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज को ही हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। तो आपका 39 का बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन? कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा को आप किस में नापिएगा? जूल में नापिएगा, कैलोरी में नापिएगा, ताप में नापिएगा, किस में नापिएगा? तो ऊर्जा को हम लोग जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं? जूल में। ऊर्जा को किस में नापते हैं बाबू? हम लोग जूल में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट कहता है आवेश का मात्रक क्या होता है? क्यू का क्या मात्रक होता है जी? क्यू के बारे में बताने वाला आदमी का नाम था कूलम। उन्होंने अपने नाम पे ही उसका एसआई मात्रक दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का। और धारा का क्या होता है? एम्पियर। तो तीन बातें इसमें क्लियर हो लेना है आपको। क्या क्या? कि कूलम किसका है? कूलम आपका है क्यू का। और रुक जाइए, कूलम आपका किसका है? क्यू का। क्यू मतलब आवेश का, चार्ज का। और वोल्टेज मतलब भी। अब भी मतलब कुछ होता है विभव। किसका है बाबू? विभव का, है ना। तो ये विभव और विभवांतर को नापता है। और एम्पियर का मतलब हो गया ए, और ए किसको नापता है? आई को। और आई का मतलब हो गया कि विद्युत धारा को। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक वोल्ट कहलाता है। तो एक वोल्ट का मतलब समझिएगा। वोल्ट मतलब क्या होता है? तो V बराबर होता है W/Q। ठीक। V बराबर क्या होता है? तो यही एक वोल्ट है। तो वर्क डन, तो वर्क किस में होता है? जूल में होता है। तो एक जूल अब बटा एक सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग? एक वोल्ट कहते हैं। तो एक वोल्ट किसके बराबर? देखिए तो जूल पर सेकेंड। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? एक वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर को मापने वाला यंत्र अभी बताए थे ना कि विभवांतर को नापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे? तो सबसे पहले एमीटर किसको नाप रहा था बाबू? एमीटर नाप रहा था धारा को। गैल्वेनोमीटर क्या नाप रहा था? विद्युत प्रेजेंट है कि नहीं ये बता रहा था। और वोल्टीमीटर किसको नापता है? विभवांतर को। किसको नापता है? विभव बोलो तो या विभवांतर बोलो तो ये दोनों को कौन नापता है बाबू? वोल्ट मीटर। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्टेज। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर आपका नापता है विभवांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 जूल वर्क बोला है ना, किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कहता है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करती है जब चालक की अनुदिश क्या होता है? तो जब विद्युत दाब में जब तक अंतर नहीं बनेगा तब तक वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों बढ़ेगा? अगर दोनों जगह बराबर रहेगा तो एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम होता है। तो दाब में जब अंतर होता है तो विद्युत में चालक में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह घूमता है। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होने के कारण। 46 नंबर क्वेश्चन, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होता है तो किया गया कार्य क्या है? तो V बराबर एक फार्मूला बताए थे। V बराबर फार्मूला बताए थे चला W/Q, और ये बोला कि कार्य बताइए। तो यानी कि W बराबर पूछ दिया तो V गुने Q। तो V गुने Q देखो कौन सा फार्मूला है आपका? तो आपका ऑप्शन सी में है V गुने Q। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। ठीक है ना। तो देखिए एक फार्मूला, दो फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कौन कौन फार्मूला? एक फार्मूला बार बार आ रहा है, I बराबर
Q/T और दूसरा आया V बराबर W/Q। अभी आगे चलेंगे तो ओम्स लॉ आएगा, V बराबर IR। तो इसका भी बहुत यूज होगा, लेकिन वहाँ पे अभी हम लोग पहुँचेंगे और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करने के बाद। तो इसका ऑप्शन तो सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत जिसमें प्रवाहित होता है उसको हम लोग चालक बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलेंगे? एकदम नहीं, विद्युत रोधी बोलेंगे। रोक रहा है जी ना, विद्युत को आसानी से होके जाने दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका विद्युत का चालक। विद्युत का क्या बोलेंगे? चालक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जो आसानी से पास नहीं होने देगा उसको विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। अगर आसानी से पास होने दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? चालक। और जो आसानी से पास नहीं होने दिया उसको हम लोग विद्युत रोधी कहेंगे। ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई घनावेश को एक बिंदु से, मान लो यहाँ पे है कोई, यहाँ पे कोई है आपका एक बिंदु +4, तो इसको क्या किया गया, यहाँ से खींच करके यहाँ लाने में जो कार्य होता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन है, धारा तो नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं होगा, तो क्या होगा? विद्युत विभवांतर होगा, यानी कि विभव बोले या विभवांतर बोले, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर कैसा होगा? जब नहीं लिया गया, सेल से लिया ही जाता है दोनों जगह का समान, यानी शून्य करने के लिए। जब नहीं लिया गया तो दोनों जगह का शून्य नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बहुत ही लाजवाब अच्छे ढंग का क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें किया, और इसी तरह से आपका जो है ईच एंड एवरी चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का हम लोग इसी तरह से लेकर के आएंगे, और इससे आपको क्या होगा कि हर प्रकार का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा, और जो फैक्चुअल बात है जैसे एसआई यूनिट, उसका मात्रक क्या होता है, ये सब भी आप क्लियर हो पाइएगा। अभी तो इसका 50 क्वेश्चन आया है, अभी अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन और आएगा। किससे? विद्युत धारा से। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, इस 50 क्वेश्चन को देखिए, और कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, क्या कमी रह गई इस वीडियो में, आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि उसका सुधार करके हम आगे और भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ, और हर एक चैप्टर का लेकर के आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे। तो हम मेहनत लगातार कर रहे हैं, आपका काम बस इतना है कि इसको बार बार देखें, और इतना बार देखें कि याद हो जाए, जब परीक्षा में जाए तो फटाक से आपका क्या हो जाए, तुरंत से आंसर आ जाए, है ना, और तुरंत से आप एग्जाम में बना करके निश्चिंत हो जाओ। अगर आपको याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आप समय को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स मैजिक बाई अशोका क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप तक हर एक चैप्टर का इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, पहुंच जाए। इसके बाद हम लोग मैथ का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, जिसमें आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।